नम नमस्ते, नमस्कार प्यारे दोस्तों। आज हम बीए इग्नू का जो बीए है फर्स्ट ईयर हिस्ट्री यूनिट 2 को विस्तार से क्या करेंगे, कवर करेंगे। इकाई जो 2 है, एक स्रोत के रूप में पुरातत्व विज्ञान और प्रमुख पुरातात्विक स्थल। इसको हम विस्तार में जानने की कोशिश करेंगे और गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए बिगर किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके उद्देश्य को, इसकी प्रस्तावना को और भी बेहतरीन पुरातात्विक स्थल और उनकी बनावट, मानव निर्मित और पुरातात्विक स्थल, पुरातात्विक विधियाँ, साक्ष्य का विश्लेषण, भारतीय उपमहाद्वीप, सारांश, शब्दावली और कुछ इन सब चीज़ों को क्या करेंगे, हम विस्तार से जानेंगे। तो चलिए हम प्रस्तावना से क्या करते हैं, इसको शुरू करते हैं। इतिहास और पुरातत्व दोनों एक ही उद्देश्य यथार्थ अतीत के पुनर्निर्माण में अपनी भागीदारी निभाते हैं। यानी कि इतिहास भी और पुरातत्व भी दोनों क्या करते हैं, अतीत के पुनर्निर्माण यानी कि अतीत को जानने में या फिर अतीत की भागीदारी निभाते हैं, दोनों ही, इतिहास भी और पुरातत्व भी। हालांकि अतीत के पुनर्निर्माण हेतु उनके स्रोत और तरीके भिन्न होते हैं। मतलब कि अतीत के पुनर्निर्माण हेतु उनके स्रोत और तरीके भिन्न होते हैं। इतिहास में लिखित स्रोतों का प्रयोग होता है। इसके विपरीत पुरातत्व अवशेषों के रूप में उन सामग्रियों का अध्ययन करता है जो पृथ्वी पर मनुष्य द्वारा बनाई गई और उपयोग की जाती है। मतलब कि जो इतिहास है जो उसमें लिखित स्रोतों का प्रयोग होता है। उस इतिहास में हम क्या करते हैं, लिखित स्रोतों का प्रयोग हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। और इसके विपरीत जो पुरातत्व विज्ञान है, पुरातत्व अवशेषों में हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि मनुष्य द्वारा क्या चीज़ बनाई गई है, क्या चीज़ उपयोग की गई है, इन पर ज़्यादा हम गहराई से ध्यान देते हैं। ये अवशेष मानव व्यवहार और अनुभव से जुड़ी जानकारी देते हैं। जो भी अवशेष हम देखते हैं वो मानव से जुड़ी जानकारी तो जरूर देती है। ये अवशेष उन वस्तुओं की एक विस्तृत श्रृंखला है जिन्हें लोगों ने इस्तेमाल किया और फेंक दिया, जैसे कि पत्थर के औजार, इमारत, ईंटें, मिट्टी के बर्तन, धातु की वस्तुएं, मूर्तियाँ, सिक्के, शिलालेख आदि। यानी कि पुरातत्व में अगर हम खोज करते हैं, उनमें देखते हैं तो मानव मनुष्य द्वारा क्या क्या चीज़ें बनाई गई थी, जैसे कि पत्थर के औजार, इमारतें, ईंटें, मिट्टी के बर्तन, मूर्तियाँ, वस्तुएं, ये सब चीज़ें शिलालेख आदि बनाई गई थी। ये सब हम यानी कि जो पुरातत्व है उनमें गहराई से पढ़ते हैं। आगे इनमें सिक्के और शिलालेखों के अध्ययन हेतु मुद्राशास्त्र और पुरातत्व शास्त्र नामक उप विषयों को भी जोड़ा गया है। मानव अतीत को मोटे तौर पर 2 भागों में बांटा गया है। मतलब जो मानव अतीत है उनको 2 भागों में बांटा गया है, तो इतिहास और एक पूर्व इतिहास काल। इतिहास काल की शुरुआत उस समय हुई लगभग 5000 साल पहले विभिन्न क्षेत्रों में लेखन कार्य शुरू हुआ था ना, तब जो क्या थी, इतिहास काल की शुरुआत हुई थी। बाद में जैसे जैसे लेखन का विकास हुआ, उसका उपयोग तथ्यों के संकलन और ऐतिहासिक लेखन आदि में किया गया। हालांकि साक्षर काल मानव अतीत का एक बहुत छोटा हिस्सा था। मतलब कि जो साक्षर था ना, वो बहुत ही मानव अतीत का बहुत छोटा एक हिस्सा था, जो पिछले कुछ वर्षों, हजारों वर्षों की जांच पड़ताल करने से हमारी मदद करता है। जबकि जो प्रागैतिहासिक काल की शुरुआत 30 लाख साल पहले हुई थी मानव इतिहास की उत्पत्ति से। मतलब कि जो प्रागैतिहासिक काल है उसकी जो शुरुआत है वो 30 लाख साल पहले हुई थी, लगभग जब मानव बने थे या मानव की उत्पत्ति हुई थी। हालांकि पुरातत्व प्रागैतिक काल तक ही सीमित नहीं है। मतलब कि जो पुरातत्व है वो प्रागैतिहासिक काल तक ही सीमित नहीं है।
समय समय पर मनुष्य द्वारा छोड़ी गई सभी सामग्रियों का अध्ययन किया गया। मतलब कि प्रागैतिहासिक काल तक सीमित नहीं था। समय समय पर मनुष्य ने जो जो सामग्रियाँ या जो जो चीज़ें छोड़ी हुई थी ना, उनका भी ये विश्लेषण करता था। इसीलिए पुरातत्वों ने प्रागैतिहासिक उपकरणों से लेकर वर्तमान में दैनिक उपयोगों की वस्तुओं तक सभी का अध्ययन किया। इसीलिए जो इतिहासकार होते हैं या पुरातत्व में प्रागैतिहासिक काल से लेकर वर्तमान तक सभी चीज़ों का विस्तार से अध्ययन किया गया है। उसके बाद पुरातत्व का इतिहास। प्रत्येक समाज अपने अतीत से जुड़ा है। पुरातत्व की उत्पत्ति का पता सुंदर पुरानी चीज़ों और खजानों की खोज के आकर्षण से लगाया जा सकता है। 1817 में डैनिश विद्वान C.G. थॉमसन ने पुरातत्व के प्रारंभिक चरणों को पाषाण युग, कांस्य युग तथा लौह युग में बांटा। क्या करा था उसको? लौह युग में बांटा था। मतलब कि यहाँ पर मेन बात यह है कि जो एक विद्वान था C.G. थॉमसन ने जो पुरातत्व के प्रारंभिक चरणों को पाषाण युग, कांस्य तथा लौह युग में क्या करा था? तीन जगह उसको डिवाइड किया था। ओके, फिर हम आगे पढ़ते हैं। उस समय के पुरातत्व में ग्रंथ आधारित पुरातत्व और प्रागैतिहासिक पुरातत्व शामिल थे, जो ग्रंथों पर आधारित नहीं थे। मतलब कि उस समय जो पुरातत्व ग्रंथ थे ना, वो पुरातत्व और प्रागैतिहासिक पुरातत्व ये सब शामिल थे। लेकिन उस टाइम पर जो किया था, वो ग्रंथ आधारित नहीं थे, यानी कि ग्रंथ नहीं थे, लिखे हुए कोई स्क्रिप्ट्स नहीं थे। आज कई विषयों जैसे पर्यावरण पुरातत्व, जैव पुरातत्व, भू पुरातत्व आदि में बट गया। आज के जो ये कई विषयों में यह क्या हो गया है? बट गया है। भारत में भी पुरातत्व की शुरुआत ऐसे हुई। भारत में भी जो पुरातत्व है उनकी भी शुरुआत कैसे हुई? ऐसे हुई। यह प्राचीन वस्तुओं को इकट्ठा करने की कला के बाद औपनिवेशिक काल के दौरान हुए साहसिक खोज के साथ शुरू हुआ था। इसमें उत्खनन, पारंपरिक विश्लेषण के कठोर तरीकों को बिना स्थलों और अवशेषों का अध्ययन किया गया था। शुरुआत में ग्रंथ आधारित पुरातत्व का प्रभुत्व, मतलब कि शुरुआत में तो ग्रंथ आधारित चीजें या पुरातत्व थे। सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग का विस्तार से सर्वेक्षण किया। मतलब कि जो सर अलेक्जेंडर कनिंघम थे ना, उन्होंने भारत के जो उत्तरी भाग का बहुत ही विस्तार से सर्वेक्षण किया था। कनिंघम ने चीनी यात्री जैसे जुआन जंग के वृत्तांत में उल्लेखित शहरों और बस्तियों की पहचान करने की कोशिश की। मतलब कि उन्होंने उत्तरी भारत को पूरी गहराई से जानने की कोशिश की थी और उन्होंने बस्तियों की पहचान करने की कोशिश की थी। 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई। और इसके पहले महानिदेशक कनिंघम थे। और इसके पहले जो महानिदेशक कौन थे? कनिंघम थे। यानी कि 1861 की बात है। भारत में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI यानी कि ASI की जो थी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी 1861 में। और इसके पहले जो महाउपनिदेशक थे वो कौन थे? कनिंघम थे। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में, जब 19वीं शताब्दी खत्म हो रही तो उनके दशकों में क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया गया, स्मारकों का मानचित्र और संलग्न तैयार करा गया। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में वायसराय लॉर्ड कर्जन के प्रयासों तथा पुरातत्व में उनकी रुचि के कारण भारतीय उपमहाद्वीप में पुरातत्व अवशेषों का सम्मान तथा प्राचीन भारतीय स्मारकों के संरक्षण हेतु 1904 में प्राचीन स्मारक सर्वेक्षण अधिनियम पारित किया गया था। यानी कि जो 19वीं शताब्दी उसका अंत हो गया था, लेकिन स्मारकों और मानचित्रों का क्या करा गया था? एक संलग्न तैयार किया गया था। 20वीं सदी की जो शुरुआत हुई थी, जो वायसराय लॉर्ड कर्जन थे, उनके प्रयासों से और पुरातत्व में उनकी रुचि के कारण, मतलब कि उनकी जो रुचि थी
वो पुरातत्व की थी। उन्हीं के कारण उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के पुरातत्व अवशेषों को सम्मान तथा प्राचीन भारतीय स्मारकों के संरक्षण हेतु 1904 में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम पारित किया था। मतलब कि उनकी ना रुचि थी पुरातत्व को जानने की, तो इसी रुचि के कारण उन्होंने क्या करा था, 1904 में उन्होंने स्मारक संरक्षण अधिनियम पारित कर दिए थे, ताकि पुरातत्व के अवशेषों को ढूंढा जाए और उनका मतलब कि प्राचीन समय की खोज ढंग से की जाए। फिर उसके बाद जो टाइम आता है वो आता है सर जॉल मार्सन और सर मार्टियमर मारिटिमर वहेलर का के अधीन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अधिनियम ने भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े पैमाने पर अन्वेषण और उत्खनन किया। मतलब कि मैं आपको दिखाऊं, जो ये दो विद्वान थे, इन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े पैमाने पर अन्वेषण और उत्खनन किया। अन्वेषण और उत्खनन दोनों हम आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन मैं मोटा बता देती हूँ कि जो उत्खनन होता है उसको खुदाई कहते हैं, और अन्वेषण दोनों चीज़ की। स्वतंत्रता के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने अपना काम जारी रखा। मतलब कि उन लोगों ने क्या करा था, अपना जो काम था वो जारी रखा। इसी समय कई विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों ने पुरातत्व विषय के रूप में पढ़ाया जाने लगा। मतलब कि जो विश्वविद्यालय और शिक्षण संस्थाओं जो पुरातत्व को भी पढ़ाया जाने लगा, जो पुरातात्विक अनुसंधान के क्षेत्र में भी सक्रिय हुआ। मतलब कि पुरातत्व विश्वविद्यालय में सब चीज़ें पढ़ाई जाने लगी, तो पुरातात्विक में भी ये क्या हुआ था, बहुत फायदेमंद हुआ था। उसके बाद आज भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग एक विशाल संस्था है। आज क्या है, जो भारतीय पुरातत्व विभाग जो संस्था बनाई गई थी, बहुत विशाल संस्था है। राज्य पुरातत्व विभाग और डेक्कन कॉलेज की तरह अन्य शैक्षणिक संस्थान भी हैं। कई विश्वविद्यालय पुरातत्व पढ़ाते और उत्खनन कार्य भी करते हैं, पढ़ाते हैं और उत्खनन कार्य भी करते हैं। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखो, हमने सबसे पहले क्या करा था, इस चैप्टर की शुरुआत की थी। उसके बाद हमने इसकी प्रस्तावना पढ़ी। प्रस्तावना में हमें इतिहास पढ़ा, पुरातत्व पढ़ा। इतिहास और पुरातत्व का एक गहरा संबंध है आपस में। दोनों ही क्या करते हैं, हमें अतीत के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। अतीत में हम मनुष्य द्वारा और उनके द्वारा उपयोग की गई चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, मिट्टी के बर्तन क्या क्या वे चीज़ें रखते थे। अब इनको मानव इतिहास को मोटे तौर पर दो भागों में बांटा गया था, इतिहास और पूर्व इतिहास। उसके बाद हमने सबसे पहले क्या करा था, इतिहास को पढ़ा। इतिहास को जानने की कोशिश करी। 5000 वर्ष पहले इसकी स्थापना हुई। प्रागैतिहासिक काल की स्थापना हुई थी, जो मनुष्य जब मानव का निर्माण हुआ था तभी से। लेकिन ये प्रागैतिहासिक काल तक ही सीमित नहीं है, और आगे भी इसके विषय को जारी रखा था। फिर पुरातत्व का इतिहास हमने पढ़ा था कि कैसे 1817 में डेनिस नाम का एक वैज्ञानिक था, उन्हें पाषाण युग, कांस्य युग तथा लौह युग में पुरातत्व को बांटा था। फिर धीरे धीरे करके हमने भारत के पुरातत्व की शुरुआत की थी। उसके बाद हमने उत्खनन जैसी प्रक्रियाओं के बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद हमने 1861 में ASI की स्थापना के बारे में पढ़ा। पहले महानिदेशक कनिंघम थे, और 19वीं शताब्दी का जब अंत हुआ था, तो मानचित्रों का और स्मारकों का गहराई से अध्ययन किया जा रहा था। 20वीं शताब्दी में वायसराय लॉर्ड कर्जन के प्रयासों से मतलब कि पुरातत्वों की खोज की जा रही थी कि ताकि अतीत के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा समझा जा सके। और उसके बाद उत्खनन और अन्वेषण आए थे, और उसके बाद पुरातत्व के बारे में विश्वविद्यालयों में भी बच्चों को पढ़ाया जाने लगा, पढ़ाते थे, और साथ ही साथ पुरातत्व की खोज भी करते थे, ताकि यह पुरातत्व जो शब्द है या वर्ड है, उसके बारे में खोज जारी रह सके। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया था वो सिर्फ एक प्रस्तावना थी, लेकिन अब हम आगे मेन चीज़ों को पढ़ते हैं। पुरातत्व स्थल और उसकी
बनावट। पुरातत्व स्थल और उसकी क्या थी, बनावट। पुरातात्विक स्थल विभिन्न प्रकार के होते हैं। आइए हम पुरातात्विक स्थलों का निर्माण किस प्रकार होता है देखिए कि कैसे होता है इनका निर्माण। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मानव निर्मित उपस्कर और इकोफैक्ट्स। ओके, मानव निर्मित के बारे में पढ़ेंगे और इकोफैक्ट्स के बारे में हम जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पुरातत्व उन विषयों के अध्ययन पर आधारित है जो मानव द्वारा बनाई गई या परिवर्तित वस्तुएं थी। मतलब कि पुरातत्व किन अवशेषों का अध्ययन पर आधारित है जो मानव द्वारा बनाई गई थी या परिवर्तित वस्तु थी। अवशेष महत्वपूर्ण तथ्य प्रदान करते हैं जैसे कि उनके उत्पादन की प्रक्रिया, कच्चा माल जिसमें वे बने हैं और उनके उत्पादन के शामिल तकनीक, वस्तुओं का उपयोग आदि। और दूसरी तरह है जैविक और पर्यावरणीय अवशेष। मेरे कहने का मतलब है कि जो पुरातत्व है वो मानव निर्मित चीज़ों पर भी आधारित था और परिवर्तित पर भी आधारित था। और अवशेष और वो किस चीज़ के बारे में ज़्यादा ढूंढते थे, वो उत्पादन की प्रक्रिया, कच्चा माल कैसे वो बने हैं, उत्पादन की प्रक्रिया, वस्तुएं का उपयोग, इन सब चीज़ों के बारे में वो ज़्यादा ध्यान से गहराई से जानने की कोशिश करते थे। दूसरी तरफ के शास्त्र है जैविक और पर्यावरणीय तथ्यों के रूप में माना जाता है कि प्राचीन मानव गतिविधियों के कई पहलुओं को प्रकट करते हैं। पर्यावरणीय तथ्यों में जानवरों की हड्डियां, पौधों के अवशेष, मिट्टी की तलहट शामिल है और हमें पर्यावरणीय परिस्थितियों से संबंधित पहलुओं को समझाने में मदद करते हैं कि लोग कैसे रहते थे, किस तरह के भोजन खाते थे, जलवायु में कैसे बदलाव हुआ, कैसा उनका स्वभाव था। ठीक है, पर्यावरणीय में हमें क्या बताया जाता है मेनली कि जानवरों की हड्डियों के बारे में, पौधों के अवशेषों के बारे में, मिट्टी और तलहट के बारे में, लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे, कैसे उनमें बदलाव आया, इस तरह की ही चीज़ों के बारे में जानने में मदद मिलती है। तो मानव निर्मित यानी कि मनुष्य ने क्या क्या चीज़ें बनाई थी। इकोफैक्ट्स जैविक और पर्यावरणीय अवशेष, पर्यावरणीय कैसे पर्यावरण में रहते थे, कैसे जैविक चीज़ों का वो इस्तेमाल करते थे, ये सब। ठीक है, कैसे जैविक चीज़ों का वो इस्तेमाल करते थे, क्या भोजन खाते थे, कैसे वे रहते थे और कैसे उनमें बदलाव आया। ओके, इतना हो गया हमारा कंप्लीट। आगे हम बढ़ते हैं पुरातात्विक स्थल। पुरातात्विक स्थल पर मानव निर्मित उपस्कर पर्यावरणीय अवशेषों तथा संरचनाएं एक साथ पाई जाती है। मतलब कि जो पुरातात्विक स्थल थे ना, उनमें मानव निर्मित चीज़ें, संरचनाएं सब पाई जाती है। पुरातात्विक स्थल एक ऐसा स्थान था जहां मानव गतिविधियों के महत्वपूर्ण चिन्ह मिलते हैं। क्या मिलते हैं? मानव गतिविधि क्या करते थे, उनके चिन्ह मिलते हैं। दूसरे शब्दों में ऐसी जगह जहाँ इंसान ने अतीत में कुछ गतिविधियाँ की थी। मतलब कि ऐसे स्थान जहाँ पर अतीत में मनुष्य ने कुछ गतिविधियाँ की थी। मनुष्य द्वारा गुफाओं में चित्रकारी करने से लेकर पिरामिड बनाने तक और स्टोनहेंज, मोहनजोदड़ो जैसे जगहों से लेकर एक छोटी सी जगह जहाँ शिकारी संग्रहकर्ता से अपने पत्थरों के औजार बनाए आदि तक की सीमा विस्तृत है। मतलब कि जो मानव निर्मित चीज़ें हैं उनमें मनुष्य कैसा रहता था, कैसा उसका अतीत था, मोहनजोदड़ो की खोज, गुफाएं, मंदिरें, चित्रकारी, पिरामिड आदि छोटी छोटी जगहों के बारे में हमें क्या करता है, विस्तृत बहुत जानकारी मिलती है कि मानव ने अतीत में क्या क्या कार्य किए थे। इसीलिए पुरातात्विक स्थलों की जड़ पुरातत्वविदों का प्राथमिक कार्य बन गया। जो पुरातत्व स्थल था ना, और वो जो पुरातत्व थे उनकी खोज का एक पहला कारण बन गया कि प्राथमिक कार्य यही है, हमें पहले इसी को ही ढूंढ निकालना है। ठीक है,
इसके आधार पर प्राचीन मानव निर्मित को पुनर्निर्मित किया गया। मतलब कि जो प्राचीन जो मानव का जीवन था उसको दोबारा से पुनर्निर्मित किया जा सकता है। अब यह प्रश्न आए कि पुरातात्विक स्थल कैसे बनते हैं। दूसरे शब्दों में वे उस स्थिति में कैसे पहुँचते हैं। इसमें पुरातत्वविद उन्हें पाते हैं। पुरातात्विक स्थल बनने के दो तरीके हैं, सांस्कृतिक और प्राकृतिक। ओके, सांस्कृतिक और प्राकृतिक। उन्हें निर्माण प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। सांस्कृतिक निर्माण की प्रक्रिया का अर्थ ऐसी गतिविधि है जिसमें मनुष्य जानबूझकर एक जगह पर कार्य करता है, जैसे कि पुरावेश बनाना, उनको उपयोग करना, घर बनाना या उन्हें छोड़ना, कचरा निपटाने के लिए गड्ढे खोदना, वस्तुओं को फेंकना या आकस्मिक गतिविधियों जैसे कि चीज़ों को क्षति होना। मतलब कि ऐसे कार्य जो सांस्कृतिक में वे कार्य आते हैं जो मनुष्य जानबूझकर एक ही जगह पर रहकर करते थे, जैसे कि घर बनाना, छोड़ना, तोड़ना, फोड़ना, ठीक है, उपयोग करना, कचरा निपटाना, घर बनाना, ये सब चीज़ें, खोदना, फेंकना, ये सब चीज़ें गतिविधियाँ जैसा कि चीज़ों को क्षति होना, ये सांस्कृतिक में आती है। वहीं पर अगर मैं बात करूँ तो प्राकृतिक निर्माण की प्रक्रिया जो मुख्य रूप से उन तत्वों की जानकारी देती है, जैसे कि प्राकृतिक घटनाएं स्थलों को कैसे दफन करती है। प्राकृतिक में प्राकृतिक चीज़ें आती है, उदाहरण के लिए हवा, पानी, जानवरों और आदि चीज़ें जो मनुष्य द्वारा छोड़ने के बाद स्थल पर मौजूद थी। हवा, सूरज, बारिश धीरे धीरे उन संरचनाओं को मिटा देता है। हवा द्वारा लाएगी रेत या बारिश द्वारा लाएगी तलहट धीरे धीरे स्थलों पर जमा हो जाती है, और कभी कभी बाढ़ के कारण रेत जमा होने से स्थलों में कुछ भाग दफन हो जाता है। ठीक है, संस्कृति मतलब वही चीज़, संस्कृति में लोग अब जानबूझकर वहाँ पर रहते थे, घर बनाते थे, घरों को तोड़ते थे, अलग अलग प्रकार के कार्य करते थे। वहीं दूसरी तरफ प्रकृति यानी कि प्रकृति कैसी थी, हवा, जल, वायु, पानी, सूरज, ये सब प्राकृतिक में आ जाते। ये दोनों पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे। कभी कभी प्राकृतिक निर्माण प्रक्रिया पुरातत्व स्रोतों को बचाने में मदद करती है। मतलब कि जो प्राकृतिक जो वो है प्रक्रिया, वो पुरातात्विक स्रोतों को बचाने में मदद करती है। उदाहरण के लिए इटली में 79 ज्वालामुखी माउंट वेसुवियस के फूटने से उनकी राख के नीचे पोम्पेई जो शहर था वो नीचे दब गया था। ज्वालामुखी की राख ने पोम्पेई शहर को संरक्षित किया। इसी तरह एल्प्स के बर्फीले क्षेत्र या अंटार्कटिक या बेहद शुष्क क्षेत्र जैसे रेगिस्तान या पहाड़ी में जैविक पदार्थ सुरक्षित होते थे। उदाहरण के लिए मिस्र के पिरामिड अथवा पेरू के एंटीज पहाड़ों में पाए जाने वाले पुरासव शामिल है। ब्रिटेन के स्टारका क्षेत्र जैसे वेटलैंड और दलदली क्षेत्र भी लकड़ी, पौधे के पादपों आदि जैसे कार्बनिक पदार्थों को संरक्षित करते हैं। गर्म तापमान, नमी और वर्षा, जलवायु, अम्लीय मिट्टी, घनी वनस्पति और कीट गतिविधियों के कारण अवशेष संरक्षित नहीं रह पाते। जो अवशेष है वो क्या नहीं रह पाते, संरक्षित नहीं रह पाते। मतलब कि इसमें ये बताया गया है कि जो कभी कभी जो प्राकृतिक चीज़ें हैं ना वो इतनी गहरी हो जाती है कि जो बहुत सारी हमारी जो पुरानी चीज़ें हैं वो उन प्राकृतिक चीज़ों के नीचे दब जाती है, और फिर उनको गहराई से ढूंढने की जो पूरी कोशिश की जाती है। तो इसमें मतलब कि प्राकृतिक चीज़ों के बारे में ही क्या करा गया है, विस्तृत रूप से बताया गया है। तो हमने क्या क्या
पढ़ा यहाँ से, और तो प्रस्तावना हुई की थी। यहाँ पे मैंने प्राकृतिक स्थल और उनकी बनावट के बारे में पढ़ा। एक मानव निर्मित, जो मानव द्वारा बनाई गई चीज़ें थी, पीछे की तीर की चीज़ें, महल हो गया या कोई भी उपकरण हो गए। ओके, उसके बाद हमने पढ़ा प्राकृतिक स्थल। ओके, और मतलब कि मानव निर्मित चीज़ें। प्राकृतिक स्थल में हमने पढ़ा था दो चीज़ें, सांस्कृतिक और प्राकृतिक। सांस्कृतिक जो मनुष्य अपने आप वहाँ पर रहकर चीज़ें बनाता था, वहीं पर रहता था, क्या करता था। प्राकृतिक, जो प्राकृतिक द्वारा हवा पानी ये सब मौसम थे, उनको प्राकृतिक कहते हैं। उसके बाद कैसे प्राकृतिक एक जगह है को मतलब कि पूरी तरह से वहाँ के लोगों को बर्बाद कर देती है या फिर उनको डुबा देती है, उसके बारे में पढ़ा। आगे जो हमारा टॉपिक है वो है पुरातात्विक विधियाँ। आगे जो हमारा टॉपिक था वो हम पढ़ रहे थे पुरातात्विक विधियों के बारे में। 1 मिनट रुकिए गाइस। हाँ, सेकंड चैप्टर हमारा आ गया है। हम पढ़ रहे थे पुरातात्विक विधियों के बारे में। ये हमारा जो टॉपिक चला हुआ था, पुरातात्विक शास्त्र प्राप्ति के लिए पहला प्रमुख कदम पुरातात्विक क्षेत्रीय कार्य और उन क्षेत्रों में पुरातात्विक साक्ष्य एकत्रित करने के 2 तरीके हैं। एक पुरातात्विक अन्वेषण या सर्वेक्षण और एक पुरातात्विक खुदाई। ठीक है, पुरातात्विक विधियों को समझने के लिए कौन कौन से 2 तरीके। अब पुरातात्विक अन्वेषण जो है हम पढ़ते हैं। पुरातात्विक अन्वेषणों में स्थलों के सतह पर पाए जाने वाले अवशेषों के आधार पर पुरातात्विक स्थलों की जांच की जाती है। यानी कि जो पुरातात्विक अन्वेषण है ना, जो सतह होती है, स्थलों की जो सतह होती है, उन पर जो पाए जाने वाले कुछ अवशेष होते हैं ना, उनकी जांच की जाती है। दूसरे शब्दों में जैसे कि पुरातत्वविदों ने सतह पर पाए जाने वाले अवशेषों के आधार पर बिना खुदाई के उन स्थलों की जांच की है। मतलब कि बिना खुदाई किए उन स्थलों की जांच करना ही पुरातत्व अन्वेषण कहा जाता है। यह अभ्यास पुरातात्विक स्थलों का पता लगाने के साथ शुरू हुआ था। पुरातत्वविदों द्वारा यह कार्य एक क्षेत्र या किसी विशेष क्षेत्र में पुरातात्विक स्थलों को खोजने के लिए किया जाता है। इसके लिए वे विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। प्रारंभ में स्थलों को हवाई सर्वेक्षण के माध्यम से उस टीले, फसल उगाने के तरीके और क्षेत्र आदि का पता लगाया गया था। मतलब कि प्रारंभ में क्या करा गया था, स्थलों की हवाई योजना, उन स्थलों पर फसलें कैसे होती है, इन सब चीज़ों का क्या करा गया था, पता लगाया जा रहा था। उसके बाद तकनीक प्रगति के साथ जब उपग्रह द्वारा लिए गए चित्रों और भौगोलिक सूचना प्रणाली के माध्यम से किया जाता है। अब जो यह उपग्रह है ना, ये चित्रों के माध्यम से और इन सब के माध्यम से किया जाता है। जमीनी सर्वेक्षण में कई अलग अलग तरीकों के साथ भी पुरातात्विक स्थलों की खोज और जांच की जाती है। मतलब कि जमीनी जो सर्वेक्षण है ना, उनके साथ साथ और भी अलग अलग तरीकों से खोज या जांच की जाती है। ऐसे ही एक भौतिक पद्धति या गांव से सर्वेक्षण भी किया जाता है। अतीत झोपड़ियों के बारे में, बस्तियों के बारे में भी पूछताछ की जाती है। इस प्रकार का प्रयोग भारत में बड़े पैमाने पर किया जाता है और क्षेत्रीय सर्वेक्षण के लिए सावधानी पूर्वक योजनाएं बनाई जाती है। उनके लिए एक अलग सा, देखो मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझाऊँ, पुरातात्विक अन्वेषण वे होते हैं जिनमें बिना खुदाई किए हम जो वैज्ञानिक है या फिर जो इतिहासकार है, विभिन्न तरीकों से पीछे के इतिहास को जानने की कोशिश करता है। मतलब ये कि जो पुरातात्विक अन्वेषण है उसमें बिना कुछ खोदे, यानी कि चित्रों के माध्यम से, बस्तियों के माध्यम से, गांवों के माध्यम से पीछे की जो खोज खबर निकाली जाती है, उसे ही क्या कहा जाता है, पुरातात्विक अन्वेषण कहा जाता है। ओके, बिना कुछ खोदे, चाहे वो कोई सा भी तरीका हो, चाहे वो चित्रों के माध्यम से हो, चाहे वो भूगोल के माध्यम से हो, चाहे वो गाँव के माध्यम से हो, बिना खोदे
अतीत के बारे में जानकारी निकालना ही पुरातात्विक अन्वेषण कहा जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप में कुछ बड़े पैमाने पर पुरातात्विक सतह सर्वेक्षण थे। मतलब कि बिना खोदे, और भारतीय उपमहाद्वीप में कुछ ऐसे सर्वेक्षण थे जिनसे हमें काफ़ी अतीत को जानने में मदद मिलती है। जैसे कि विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर महानगर सर्वेक्षण, सांची, टूरेंस परियोजना, ये जो चीज़ें हैं क्या करती है, हमें काफ़ी मदद मिलती है। इन सब को जानने के बाद हमें अतीत में या फिर पुरातात्विक साक्ष्य को जानने में काफ़ी मदद मिलती है। चलो आगे चलते हैं। पुरातात्विक स्थलों को एक वैश्विक स्थान निर्धारण प्रणाली के साथ रेखांकित किया गया। जो पुरातात्विक स्थल है ना, उनको क्या करा जाता है, एक वैश्विक स्थान निर्धारण प्रणाली के द्वारा रेखांकित किया जाता था, ताकि उनके वितरण के पीछे एक अच्छा सा मानचित्र बनाया जा सके। ओके, ताकि उनके पीछे क्या करा जा सके, एक अच्छा सा मानचित्र बनाया जा सके। उसके बाद स्थानीय विश्लेषण यह समझने के लिए महत्वपूर्ण होता है कि अतीत में लोगों ने बस्तियों के लिए कुछ निश्चित क्षेत्रों को ही क्यों चुना। मतलब कि जो अतीत में विशेष जानकारी को समझने के लिए हमने बस्तियों को क्यों चुना, ये मन में क्वेश्चन तो जरूर आता है। इसे समझने के लिए उनके स्थानों, प्रकृतियों, संख्याओं के रिकॉर्ड किया गया, कि उनकी तस्वीर ली गई और चित्र तैयार किया गया। ठीक है, सर्वेक्षण के उद्देश्य के आधार पर आगे के विश्लेषण में कुछ नमूने के रूप में पुरावेशों को भी एकत्रित किया गया। मतलब कि अतीत में जो कुछ बस्तियां थी ना, उनको इसलिए लिया गया था ताकि हम उनकी प्रकृति को और उनके स्थानों को अच्छे से रिकॉर्ड कर सकें और उनके काल को या फिर हम बहुत सी सारी नॉलेज को एकत्रित कर सकें। अतीत को बेहतर जानने के लिए पुरातत्वविदों ने खोज की और उत्खनन दोनों में वैज्ञानिक तकनीकों की एक प्रणाली का उपयोग किया। पुरातात्विक अन्वेषण में ग्राउंड पेनेट्रेटिंग यानी कि GPR, विद्युत प्रतिरोधकता सर्वेक्षण, मैग्नेटोमेट्री जैसी तकनीकों का उपयोग किया जाता है, जो खुदाई के बिना स्थलों और कर्ब संरचनाओं की प्रकृति को जानने में हमारी मदद करती है। इन तरीकों को गैर विनाशकारी के रूप में जाना जाता है, क्योंकि वे किसी भी तरह से पुरातात्विक रिकॉर्ड को नुकसान नहीं पहुंचाते और ना बदलते हैं। हाल के वर्षों में दफन की गई संरचनाओं की खोज में लाइट डिटेक्शन एंड रेजिंग विधि बहुत महत्वपूर्ण रही। इस विधि में एक विशेष सर्वेक्षण क्षेत्र के एक लेज़र स्कैनर ने ले जाने वाला एक विमान तेजी से जमीन पर लेज़र डालता है और यह अपने अनुसार ज़मीन की सटीक तस्वीर बनाता है। फिर सॉफ्टवेयर की मदद से कब्र संरचनाओं की पहचान की जाती है और यह तकनीक उन क्षेत्रों में बेहद सहायक है जहां बहुत घनी वनस्पति जिन्हें बहुत मुश्किल से खोजा जाता है। उदाहरण के लिए लाइट डिटेक्शन एंड रेजिंग के उपयोग में मेसोअमेरिका में मायान सभ्यता के नए संरचनात्मक परिसरों को प्रकाश में लाया गया है। इससे कंबोडिया के मध्यकालीन खामे साम्राज्य के शहरों ने नेटवर्क और अकोर के प्रसिद्ध मंदिर परिसर का भी पता लगाया है। कहने का मतलब ये कि अतीत को जानने के लिए ना बहुत सारी चीज़ों का प्रयोग किया गया था। इसी प्रकार के कुछ रेजर का प्रयोग किया गया था जो ऊपर से लाइट डालती है और उसको एक सॉफ्टवेयर पर डाल देते तो वह पूरी तस्वीर बना देती है। या उन जगहों पर भी यूज़ किया था इतिहासकारों ने जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वनस्पति थे और ऐसे क्षेत्र जिनको मतलब कि इन तरीक़ों से नहीं जाना जा सकता था, उनको थोड़ा टेक्निकल तरीक़ों से जाना जा सकता था, वहाँ पर ये चीज़ों का प्रयोग किया गया था। तो आई होप आपको पुरातात्विक अन्वेषण समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पुरातात्विक
पुरातात्विक उत्खनन की तरफ हम क्या करते हैं, आगे प्रस्थान करते हैं। पुरातात्विक उत्खनन भू सतह अनुवीक्षण से अतीत के बारे में कुछ सवाल के जवाब देने में हमें मदद मिली है। हालांकि सतह से एकमात्र किए गए पुराविशेष हमें मूल संदर्भ में नहीं पाए जाते, क्योंकि सतह पर उनकी उपस्थिति और उनकी गतिविधियों का एक परिणाम है, जिन्होंने मूल अभिसाक्ष्यों को दिग्भ्रमित किया। उदाहरण के लिए बारिश से कटाव, जुताई, जानवरों को दफनाना आदि के कारण सतह के पास पुरातात्विक जमाव का विस्थापन हो सकता है। इसीलिए एक स्थल के विभिन्न सांस्कृतिक चरणों में उनके संदर्भ की गहरी समझ के लिए पुरातात्विक खुदाई की जाती है, और इसमें व्यवस्थित रूप से एक स्थल की खुदाई करके अतीत में मानव द्वारा बनाए गए उपयोगों की सामग्रियों को सावधानीपूर्वक उजागर किया जाता है। आगे बात समझ में, इसमें कहने का मतलब ये है कि पुरातात्विक उत्खनन वे उत्खनन होते हैं या वे पुरातात्विक स्थल होते हैं जिनमें मनुष्य द्वारा जो चीज़ बनाई गई थी, और या फिर वो किसी भूकंप के कारण या किसी जमाव या बारिश के कारण जो दब गए थे, और उनको खोद के बाहर निकालना ही क्या कहलाता है, पुरातात्विक उत्खनन कहलाता है। यानी कि खुदाई के जरिए, खुदाई करके हम किन किन चीज़ों का पता लगा पा रहे हैं, उसे ही पुरातात्विक उत्खनन कहा जाता है। ओके, उसके बाद पुरातात्विक स्थल पर विभिन्न पुरातात्विक संस्कृतियों के अवशेष पाए जाते हैं। मतलब जो पुरातात्विक स्थल होते हैं ना, पुरातात्विक संस्कृतियों के अवशेष पाए जाते हैं। 1929 में वी गॉर्डन चाइल्ड ने बर्तन, औजारों, गहने, दाह संस्कार घर इत्यादि अवशेषों को पुरातात्विक स्थलों के रूप में परिभाषित किया था। पुरातात्विक संस्कृति के रूप में क्या करा था, परिभाषित किया था। एक व्यक्ति को 1929 में बर्तन, गहने, ये सब चीज़ें क्या करी थी, अन्य चीज़ें मिली थी। इस प्रकार के अवशेष समय और स्थान के अनुसार अलग अलग तरह के होते हैं, इसीलिए उन्हें विभिन्न पुरातात्विक संस्कृति के रूप में पहचाना जाना जाता है। मतलब कि किस प्रकार की चीज़ें कब चलाई गई थी, तो उनको अलग अलग तरीक़ों से पहचानना ही क्या था, फ़ायदेमंद रहता था। पुरातात्विक स्थलों पर या एकल पुरातात्विक संस्कृति का आधिपत्य होता है, या लंबे समय तक रहने से कोई पुरातात्विक संस्कृतियाँ मिल सकती है। विभिन्न संस्कृतियों की क्रमिक उपस्थिति और उनके कालक्रम को दर्शाती है। कालक्रम को क्या करती है, दर्शाती है। भारतीय उपमहाद्वीप की विभिन्न पुरातात्विक संस्कृतियों में हड़प्पा संस्कृति, क्षेत्रीय धूसर वृत्तभांड संस्कृति और यूरोपीय संस्कृति आदि शामिल हैं। ओके, मतलब कि जो खुदाई करके जिन चीज़ों का पता लगाया जाता है उन्हें पुरातात्विक उत्खनन कहते हैं। जैसे कि और जो कोई खुदाई करी जाए, जो कोई चीज़ बहुत दिन तक दबी हुई रहती है, लंबे समय तक, फिर उनकी खुदाई करी जाती है, तो उनसे हमें अतीत में जानने के लिए काफ़ी मददगार होता है। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता की जो खोज की गई थी, तो उससे हमें जानने के लिए भी हमें काफ़ी मददगार मिली थी कि वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, क्या करते हैं। पुरातात्विक उत्खनन मुख्य रूप से विभिन्न अवधियों से संबंधित अवशेषों के कालानुक्रमिक संदर्भ को समझने के लिए सत्र विज्ञान की अवधारणा को नियुक्त करता है। मतलब कि जो उत्खनन है ना, मैंने क्या कहा था, वो एक उत्खनन है, एक विभिन्न कालक्रम को जानने में मदद करता है। भूविज्ञान से उत्पन्न सतीकरण की अवधारणा सतीकरण की प्रक्रिया पर आधारित है। भूविज्ञान की तलहट परतों या जमाव बहुत धीरे धीरे एक दूसरे पर जमा होती है। इस प्रकार में जो परत नीचे होती है पहले जमा होती है, और बाद में जमा होने वाली परतें बाद में काल की होती है। इसे अधिसरण के नियमों के रूप में जाना जाता है। मतलब कि एक चीज़ है और उसके ऊपर कोई परत जमने लगी, उसके बाद कुछ और परतें आई, लेकिन जो बाद की परत होती है वही उस काल के बारे में हमें ज़्यादा बताती है, और इसी को अधिसरण के नियम के रूप में जाना जाता है। पुरातात्विक स्थलों पर सांस्कृतिक और प्राकृतिक मलबा तेजी से बनता है। भूवैज्ञानिक परतें धीरे धीरे बनती है, लेकिन दोनों ही अधिसरण के कानूनों का पालन करते हैं। इसीलिए पुरातात्विक स्थलों में पहले बसावट के लक्षण सबसे निचले स्तर पर पाए जाते हैं। मतलब कि जो सबसे निचले स्तर पर
उसी के लक्षण पाए जाते हैं। जैसे धीरे धीरे निष्पेष जमा होता है, फिर शीर्ष तक पहुँचता है, तब हम बनावट का क्रम देख सकते हैं। सबसे हाल ही के परत सतह की पास होती है, मतलब जो सबसे हाल ही के परत होते हैं ना, वो सतह के पास होती है, तो हम उससे भी जान सकते हैं। ठीक है। उद्देश्य के आधार पर उत्खनन की तो जो उत्खनन है उनको दो प्राथमिक तरीके हैं और उनकी खुदाई की जाती है। प्राथमिक तरीके क्या है? एक तो क्षितिज है और एक ऊर्ध्वाधर है। अगर मैं क्षितिज की बात करूँ तो ऊपर से लेके नीचे तक उनकी खुदाई करना, उसको क्या कहा जाता है? क्षितिज कहा जाता है। धीरे धीरे उनकी क्या करना? खुदाई करना। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ऊर्ध्वाधर की जो छोटे क्षेत्रों में खुदाई की जाती है, जो चौड़ाई के रूप में खुदाई की जाती है, उसको ऊर्ध्वाधर कहा जाता है, यानी कि क्षितिज। ऊपर से लेकर नीचे तक खुदाई की जाती है तो उनको अलग प्रकार से देखा जाता है। लेकिन अगर हम ऊर्ध्वाधर की बात करने लगे तो चौड़ाई के रूप में खोदी जाती है, जिससे जो कि बरसों पहले जो महल है या राजमहल दबा हुआ होता है, उसकी जो क्या है, हमें एक संरचना से मिल जाती है। इसलिए दो प्रकार से जो है खुदाई की जाती है। इस तरह ऊर्ध्वाधर खुदाई में हमें पुरातत्व स्थलों पर कालानुक्रम परिवर्तनों की झलक देखने को मिलती है। दूसरे शब्दों में ऊर्ध्वाधर उत्खनन में पुरातात्विक स्थलों पर विभिन्न सांस्कृतिक चरणों की क्रम बसावट के बारे में भी पता चलता है। उत्खनन में मिली विभिन्न प्रकार के सामग्रियों में बीते हुए युगों के बारे में पता चलता है। मतलब कि जो उत्खनन है उनमें हमें बीते हुए कुछ युगों के बारे में पता चलता है। जैसे कि ये सामग्री हमें बताती है कि किस तरह के घरों में रहते थे ये सब। तो कुछ प्रश्न जैसे कि पक्की ईंटों या छप्पर के ढांचे में रहते थे, संग्रहालय, शौचालय, भंडार घर ये सब इस्तेमाल करते थे, औजार यूज़ करते थे। क्या वे लंबी दूरी के व्यापार में लगे रहते थे? सामाजिक राजनीतिक प्रणाली क्या थी? मृतकों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था? ये सब मानव द्वारा बनाए और उपयोग की गई सामग्री प्राचीन मानव जीवन के कई और पहलुओं को प्रकाशित करती है। प्राकृतिक अन्वेषण और उत्खनन द्वारा इकट्ठे किए गए तथ्य हमें अतीत को समझने में काफ़ी मददगार मिलते हैं और पुरातत्व पुरावशेषों को संग्रह करने के बाद पहली प्रक्रिया वर्गीकरण की है। पुरातात्विक सामग्री को उनकी बसावट, लंबाई, चौड़ाई के अनुसार मतलब कि खोदा जाता है। यानी कि जो पुरातात्विक अन्वेषण है और पुरातात्विक उत्खनन है, दोनों ही हमें अतीत को समझने में काफ़ी मदद करती है। ओके, तो मैं बात करने लगूँ अब। मैंने आपको पुरातात्विक विधियों के बारे में बताया था। पुरातात्विक विधि दो प्रकार की होती है। अन्वेषण वे भी पुरातात्विक स्थल होते हैं जिनको बिना खोदे हमें, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता होगा, मोहनजोदड़ो हो गया, उनके बारे में पता लगाना। और उसके बाद पुरातात्विक उत्खनन जिनको खोद कर निकाला जाता है। अब उन खोद कर किसी चीज़ को निकाला जाता है, ढूंढा जाता है। उसके बाद जैसे कि इसको क्षितिज और ऊर्ध्वाधर, क्षितिज यानी कि ऊपर से लेकर नीचे तक खोदा जाता है, ऊर्ध्वाधर चौड़ाई के रूप में खोदा जाता है। उस प्रकार हमें विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछने, क्या वो कैसे रहते थे, क्या करते थे, क्या व्यापार करते थे, क्या औजार यूज़ करते थे। इसी प्रकार अन्वेषण और उत्खनन हमें अतीत को समझने में काफ़ी मदद करते हैं। उसके बाद हमारा टॉपिक है शासक। हमारा जो टॉपिक है वो है शासक का विश्लेषण। क्या है शासक का विश्लेषण? अब आप देखेंगे कि पुरातात्विक निरीक्षण निकालने के लिए अवशेष और पर्यावरणीय तथ्यों का अध्ययन कैसे किया जाता है। यानी कि जो पुरातात्विक निष्कर्ष है उनको निकालने के लिए या फिर उनको जानने के लिए उनका अध्ययन कैसे किया जाता है। इस भाग में वर्णन किया गया है कि जो पुरातात्विक स्थल की तिथि कैसे निर्धारित की जाती है। मतलब कि जो पीछे की चीज़ें या पुरातात्विक स्थल जो भी मिले थे उनकी तिथि कैसे निर्धारित की जाती है, किन वस्तुओं का व्यापार किया गया था और कौन सी वनस्पतियाँ या पशु मौजूद थे, या फिर कौन सी वनस्पतियाँ थी, कौन से पशु क्या थे मौजूद थे। ये सब चीज़ें का हमें क्या करना है, इनका विश्लेषण। तिथि निर्धारण की तकनीक।
पुरातात्विक शोध में जो प्राथमिक सवाल उठता है वह यह है कि कोई विशेष वस्तु या पुरातात्विक स्थल कितना पुराना है। सबसे पहला क्वेश्चन यही उठता है कि कोई विशेष वस्तु या पुरातात्विक स्थल कितना पुराना है। दूसरों शब्दों में वे किस समय के हैं, किस समय के हैं वे, समय भी तो होगा उनका। पहली बात तो वे कितने पुराने हैं, वे उनका क्या समय है। टाइपोलॉजी, स्तरीकृत अनुक्रम और शैलीगत विश्लेषण जैसे पारंपरिक तरीकों से कालक्रम के बारे में व्यापक निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। किनके द्वारा? एक तो टॉलमोलॉजी के द्वारा और एक शैलीकृत विश्लेषण के द्वारा क्या करे जाते हैं, कुछ कालक्रम निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। ठीक है, इसे सापेक्ष तिथि निर्धारण के रूप में जाना जाता है। इसे सापेक्ष तिथि निर्धारण के रूप में जाना जाता है। पेड़ों में वलयों की वार्षिक वृद्धि तिथि निर्धारण के लिए इस्तेमाल की जाती है। मतलब कि जो पेड़ों में वलय होता है ना, उनकी वार्षिक विधि क्या है, ये सब तिथि निर्धारण के लिए इस्तेमाल की जाती है। जिससे ट्री रिंग डेटिंग या ड्रोक्रोनोलॉजी यथार्थ वृक्ष वलय तिथि निर्धारण रूप से जाना जाता है। हालांकि नई वैज्ञानिक तकनीकों के आगे बढ़ने से हम अब और अधिक सटीक तिथि निर्धारण करने में सक्षम होते हैं। मतलब कि अब आजकल में बहुत सारे जो वैज्ञानिक नए तरीके निकल गए हैं जिससे हम तिथि निर्धारण करने में सफल होते हैं। 1950 में तब मिली हमें सबसे ज़्यादा पहली सफलता 1950 में तब मिली जब विलार्ड लिम्बी ने लकड़ी या हड्डी जैसे कार्बनिक पदार्थों का तिथि निर्धारण करने के लिए कार्बन 14 डेटिंग विधि विकसित की थी। मतलब कि जो विलार्ड लिम्बी नाम का एक व्यक्ति था, उन्होंने लकड़ी के, हड्डी के जैसे कार्बनिक तिथि निर्धारण करने के लिए उन्होंने क्या कर दिया था, कार्बन 14 डेटिंग विधि जो थी विकसित उसने क्या कर ली थी, कर ली थी। हमें पहली सफलता क्या हुई थी, तब हमें पहली सफलता मिल गई थी। 1950 में क्या हुआ था, हमें पहली सफलता मिल गई थी। उसके बाद सबसे हालिया और उन्नत विधि तत्वरक द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमेट्री डेटिंग तकनीक वह है जिसके परिणाम प्राप्त करने के लिए बहुत छोटे नमूनों की आवश्यकता होती है। बहुत छोटे नमूनों की क्या होती है, आवश्यकता होती है। कौन है ये? है सबसे यानी कि एक विधि है और उस विधि का क्या नाम है, तत्वरक द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमेट्री जो सबसे छोटे नमूनों की जांच करने के लिए यूज करी जाती है। ओके, यह तिथि निर्धारण तकनीक जो कार्बनिक पदार्थों की तिथि निर्धारण कर सकती है जो 50,000 साल पुराना है, और अन्य तिथि निर्धारण तकनीक जैसे पोटेशियम, आर्गन, यूरेनियम श्रृंखला विघटन ट्रैक, थर्मोल्यूमिनेसेंस और ऑप्टिकल तिथि निर्धारण, इलेक्ट्रॉनिक स्पैन प्रतिध्वनि और इसी तरह विभिन्न सामग्रियों का उपयोग करके हम 50,000 से 5 करोड़ वर्ष तक की तिथियां को बताया जा सकता है। किसी वस्तु या नमूने की तिथि निर्धारण करने का मूल आधार यह है कि प्राप्त तिथियों को पूरे जवाब या संदर्भ पर लागू किया जा सकता है, और इसमें यह पाया जाता है जिसमें यह पाया गया था। इस प्रकार पूरा जवाब ही नमूने जितना ही पुराना माना जाता है। मतलब कि जितना कोई नमूना है ना, वो चीज़ उतनी ही पुरानी है। और जो तकनीक थी 50,000 से लेकर 5 करोड़ तक की तिथि निर्धारण, मतलब कि इनकी तिथियों को निर्धारित कर सकती थी। ओके, तिथि निर्धारण विधि, सामग्री और काल। ट्री रिंग ये वृक्षों की लकड़ी वाला था और इसे लगभग 10,000 वर्ष BC पुराना है।
40 का। ऐसे ये मतलब कि एक टेबल दे रखी है कि कौन सी चीज़ कितने। रेडियो कार्बन की अगर हम बात करें, कार्बन व कार्बनिक पदार्थों या जैविक पदार्थों के लिए 50,000 वर्ष BC, बिफोर क्राइस्ट। और एडी में आपको मतलब पता है, एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी और BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। पोटेशियम आर्गन 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 यानी कि ज्वालामुखी चट्टानें 80,000 वर्ष BC से अधिक पुरानी है। यूरेनियम श्रृंखला, ये कैल्शियम कार्बोनेट मिश्रित चट्टानें दांत और 10,000 से लेके 50 लाख तक 5 लाख तक या 50 लाख तक क्या है BC पुरानी है। तो ये सब क्या बता रखा है इसमें, कालक्रम बता रखा है, उसको आप पढ़ लेने है ना। आगे हम बढ़ते हैं। उत्पादन तकनीक और प्रक्रियाएं। क्या पढ़ना है अब हमको, उत्पादन तकनीक और प्रक्रियाएं। अन्वेषण और उत्खनन के माध्यम से हमने विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को बरामद किया। पुरातत्व हमें सूचित करता है कि कैसे बनाए गए थे, यथार्थ उनकी उत्पादन प्रक्रिया और उनका उपयोग कैसे किया गया था। अब पुरावशों को 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, एक तो अपरिवर्तित और एक परिवर्तित। अपरिवर्तित श्रेणी को हम क्या करते हैं, विस्तार से पढ़ेंगे। यानी कि उत्पादन तकनीक, पहले हमने अन्वेषण और उत्खनन के माध्यम से विभिन्न चीज़ें पढ़ ली, लेकिन अब हमको पुरावशेषों के लिए 2 श्रेणियां और पढ़नी है, परावर्तित और अपरावर्तित। परावर्तित श्रेणी में वस्तुओं के स्वभाव में एक समय के बाद बदलाव नहीं होता। मतलब कि जो वस्तु होती है ना, उनमें एक समय के बाद क्या नहीं होता, बदलाव नहीं होता। जैसे कि पत्थर के औजार, लकड़ी की वस्तुएं, पौधे और जानवरों के तंतु आदि। और परिवर्तित वस्तुएं ऐसी सामग्री शामिल होती है जो उत्पादन प्रक्रिया के दौरान स्वभाव और रूप में बदलाव मिलता है। लगभग ऐसी सामग्री उत्पादन में गर्मी के नियंत्रण की आवश्यकता होती है, जैसे मिट्टी के बर्तन और धातु वस्तुएं। देखो, अपरावर्तित श्रेणी में वे सब आते हैं जो एक निश्चित समय के बाद अपने आप में कोई चेंजमेंट या कोई परिवर्तन नहीं करते, जैसे कि पत्थर के औजार, लकड़ी की वस्तुएं, पौधे, जानवर, ये सब। और परावर्तित वस्तु में वे सब आते हैं जो एक निश्चित समय के दौरान अपने आप में चेंजमेंट करते रहते हैं। उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है परावर्तित। परावर्तित वस्तुएं जैसे कि मिट्टी के बर्तन, धातु की वस्तुएं आदि। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। जाति पुरातत्व और प्रयोगात्मक पुरातत्व। जाति पुरातत्व और प्रयोगात्मक पुरातत्व। हमें यह पता लगाने में मदद करते हैं कि ऐसी वस्तुएं कैसे बनाई गई और उनका कार्य क्या था। मिट्टी के बर्तन की उत्पादन प्रक्रिया अब एक उदाहरण के रूप में वर्णित है। मिट्टी नरम होती है और मिट्टी के बर्तनों को बनाने के लिए उपयोग में लाई जाती है। मिट्टी के बर्तनों की उत्पादन प्रक्रिया मिट्टी प्राप्त करने से लेकर और अंत में तैयार उत्पाद प्राप्त करने तक उत्पादन के कई चरणों से गुजरती है। मतलब कि जो मिट्टी होती है ना, जब उसको बनाया जाता है, मिट्टी के बर्तनों को कई चीज़ों से क्या होता है, उसको गुजरना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, गुजरना पड़ता है। जातीय पुरातत्व और प्रयोगात्मक पुरातत्व के माध्यम से हम उत्पादन के कई विवरणों का पता लगा सकते हैं, जैसे कि मिट्टी के बर्तन हस्त निर्मित थे या उन्हें बनाने में चाक का इस्तेमाल किया गया था। मतलब कि हम जातीय पुरातत्व और प्रयोगात्मक पुरातत्व के माध्यम से हस्त निर्मित और वो या फिर वो वस्तु कैसे बनाई गई थी इसके बारे में हम पता लगा सकते हैं। आकार और मिट्टी में कुछ बर्तन दूसरों से अलग क्यों थे, विभिन्न बर्तनों का उपयोग किन उद्देश्यों के लिए किया गया था, इन तरह के सवालों को हम जातीय पुरातत्व और प्रयोगात्मक पुरातत्व के माध्यम से किया जा सकता है। मतलब कि एक मिट्टी के बर्तन को बनाने में वह किन किन चरणों से गुजरा था।
वह मिट्टी का बर्तन हस्तनिर्मित था या चाक का इस्तेमाल करके बनाया गया था? मिट्टी में कुछ बर्तन दूसरों से अलग क्यों थे, है ना? और बर्तनों का उपयोग किन उद्देश्य के लिए किया जाता था? और इन सब जो सवालों के जो क्वेश्चन आंसर है, इन्हें हम क्या करते हैं, अब जातीय पुरातत्व और प्रयोगात्मक पुरातत्व के माध्यम से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए, जातीय पुरातत्व वह पद्धति है जो वर्तमान समुदायों का अध्ययन करके पुरातात्विक रिकॉर्ड को समझने के लिए अपनाई गई है। मतलब कि जातीय पुरातत्व वह पद्धति है जो वर्तमान में सारी चीज़ों का रिकॉर्ड करके, सबका अध्ययन करके क्या करी जाती है, समझाने के लिए बनाई गई है, उसे जातीय पुरातत्व कहते हैं। इस विधि में किसी विशेष गतिविधि से संबंधित प्रक्रिया का अवलोकन करके यह समझने का प्रयास किया जाता है कि पुरातात्विक रिकॉर्ड में ये गतिविधियां किस प्रकार का पैटर्न उत्पन्न कर सकती है। मतलब कि वर्तमान चीज़ों में या फिर ऐसी विशेष गतिविधियां करके हमें यह समझाने का प्रयास करते हैं कि जो पुरातात्विक रिकॉर्ड में ये गतिविधियां किस तरह के किस प्रकार के पैटर्न उत्पन्न कर सकती है। उदाहरण के लिए वर्तमान में पारंपरिक मिट्टी के बर्तन के उत्पादन की तकनीक का अध्ययन करके हम प्राचीन मिट्टी के बर्तनों को समझने में मदद मिल सकती है। उत्पादन के चरणों के दौरान विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा छोड़ी गई प्राचीन मिट्टी के बर्तनों के पैटर्नों को समझने में संचालन अनुक्रम उपयोगी सिद्ध होता है। मतलब ये कि जातीय पुरातत्व वे पुरातत्व होते हैं जो वर्तमान में चीज़ें उपयोग की जा रही है उनका अच्छी तरह से विश्लेषण करते हैं, एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया बनाते हैं और फिर उन प्रक्रियाओं के माध्यम से वर्तमान में जो चीज़ें हो रही है उनका पता लगाते हैं। और यह सब इसलिए करते हैं ताकि मतलब कि जो ताकि यह पता लगाया जा सके कि जो वर्तमान में चीज़ें यूज़ हो रही हैं क्या वो प्राचीन समय भी इसी प्रकार थी। और इससे हमें पुरातत्व रिकॉर्ड में जानने में बहुत सारी मदद मिलती है और हम क्या करते हैं, पैटर्न उत्पन्न करके हम पारंपरिक चीज़ों का पता लगा सकते हैं। ये था हमारा जातीय पुरातत्व। अब हमारा प्रयोगात्मक पुरातत्व। प्रयोगात्मक पुरातत्व के तहत प्राचीन व्यवहार प्रक्रियाओं को समझने के लिए पुरातत्वविद नियंत्रित स्थितियों के तहत प्रयोगात्मक पुनर्निर्माण को दोहराने का प्रयास करते हैं। जातीय पुरातत्व के विपरीत, जहाँ वर्तमान में विशेष वस्तु का निर्माण करने वाले समूहों द्वारा किए गए कार्यों का अवलोकन किया जाता था, पुरातत्वविद खुद उन प्रयोगों को करते थे। औजारों के लिए पत्थर को तराशने में प्रयोगात्मक पुरातत्व सफलतापूर्वक लागू किया जाता है। मतलब कि औजारों के पत्थर को तलाशने के लिए प्रयोगात्मक पुरातत्व सफलतापूर्वक लागू किया जाता है, जिससे यह समझने में मदद की गई कि पत्थर के उपकरण बनाने के लिए मूल पत्थर से परत कैसे उतारी जाती है। कई अन्य अध्ययन किए गए जिनमें प्रक्रियाओं का पुनर्निर्माण शामिल है, जैसे इंग्लैंड के स्टोनहेंज में विशाल चट्टानों को कैसे खींचा गया और स्टोनहेंज का निर्माण किस तरह हुआ। मतलब कि प्रयोगात्मक पुरातत्व ये होते हैं जिनमें जैसे कि कोई औजार है, कोई पत्थर का औजार है जिस पर हम प्रयोग करके उनको सफलतापूर्वक जांच सकते हैं, उसे ही प्रयोगात्मक कहते हैं। और जातीय वे होते हैं जो हम वर्तमान चीज़ों में यूज़ हो रही है उन चीज़ों का विश्लेषण करके हमें पता लगा सकते हैं कि पीछे की चीज़ों में क्या होता होगा। तो यही प्रयोगात्मक होते हैं, मतलब कि ये जातीय होते हैं और प्रयोगात्मक होते हैं। आपको समझ में आ गया होगा दोनों में डिफरेंस। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जैसी माइक्रोस्कोपिक तकनीक वस्तुओं पर छोड़े गए कार्यों के निशान या माइक्रोवेयर पैटर्न का अध्ययन करती है। मतलब कि जो ये स्कैनिंग इलेक्ट्रॉनिक क्या है, माइक्रोस्कोप है। ये क्या करती है, ये माइक्रोस्कोपिक जो तकनीक द्वारा छोड़े गए हैं ना उनके निशानों का कार्य का अध्ययन करती हैं। इससे प्रयोगों में सूक्ष्म चिन्हों की तुलना आधुनिक प्रयोगों के साथ की जाती है। मतलब कि इसमें जो प्रयोग होते हैं ना उनकी तुलना किसके साथ करते हैं, आधुनिक प्रयोगों के साथ करते हैं, ताकि यह निर्धारित किया जा सके
कि उन्हें कैसे बनाया गया था, मतलब इसलिए किए जाते कि ताकि ये निर्धारित किया जा सके उन्हें कैसे बनाया गया था। पौधों के रस जैसे कार्बनिक अवशेषों के निशान उपकरणों पर पाए जाते हैं, मतलब कि जैसे कि पौधे नहीं होते उनके कार्बनिक जो उपकरण होते हैं उनके ऊपर पाए जाते हैं। यदि उन्हें कटाई के लिए इस्तेमाल किया गया हो तो उनका भी अध्ययन किया जा सकता है। विभिन्न प्रश्नों के उत्तर के लिए विभिन्न तकनीकों का प्रयोग एक ही नमूने पर किया जा सकता है, मतलब कि हमें विभिन्न बहुत सारे क्वेश्चन है लेकिन हम उस सबका प्रयोग एक ही तकनीक पर कर सकते हैं। कभी कभी धातु की वस्तु को दो धातुओं में मिलाकर बनाया जाता है। ट्रेस एलिमेंट एनालिसिस का उपयोग करके यह पता लगाया जा सकता है। प्राचीन धातु की वस्तु के सूक्ष्म धातु विज्ञान संबंधी जांच हमें बताती है कि पुरातात्विक वस्तुएं बनाने के लिए ढलाई, हथौड़ा आदि किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। इस तरह की वस्तु हमें प्राचीन तकनीक और ज्ञान के स्तर के पायरो प्रौद्योगिकी के बारे में सूचित करती है। दिल्ली के कुतुब कॉम्प्लेक्स में स्थित लगभग 4 शताब्दी ईस्वी में बने जंग रहित मेहरौली लोहे के खंभे अतीत को ऐसी तकनीकी दक्षता का एक अच्छा उदाहरण माना जाता है। दोस्तों, जो हम इतिहास का जो चैप्टर कर रहे थे उसको मैंने आपको बुक के माध्यम से करा दिया है, लेकिन वो भी कंप्लीट नहीं हुआ है चैप्टर। तो मैंने जितना भी चैप्टर कराया है इस वाली वीडियो में मैं उसी के जो पहले पढ़ाया हुआ है उसी के थोड़े अल्टरनेटिव से पेज यानी कि PDF के थ्रू आपको बताना चाहते हैं, ताकि आपको इजी कॉन्सेप्ट के थ्रू वो ये जो वाली वीडियो पूरी क्लियरनेस तरीके से समझ आ जाए। एक बार वो ये उसको पॉज करके देख लेना और इसको भी पूरा देख लेंगे कि आप इस वीडियो को, तो आपको क्लियरनेस तरीके से समझ आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने पहले पढ़ ही लिया था मानव इतिहास के बारे में हमने पढ़ लिया था। इसको दो भागों में बांटा गया है, एक तो ऐतिहासिक काल और एक प्रागैतिहासिक काल। ओके, उसके बाद प्रागैतिहास लाखों वर्ष पुराना है, ये हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हमने त्रियुगीन प्रणाली यानी कि पाषाण युग, कांस्य युग, लौह युग के बारे में पढ़ा था। उसके बाद तीसरा पॉइंट है भारतीय पुरातत्व के इतिहास के बारे में हमने पढ़ा था, यानी कि 1861 में ASI की स्थापना हुई थी। इसके जो प्रथम महानिदेशक थे वो अलेक्जेंडर कनिंघम थे। इसके बारे में एक स्रोत के रूप में पुरातत्व विज्ञान और पुरातत्व स्थल 1904 में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम लॉर्ड कर्जन, उन्हीं के बारे में हमने पढ़ा था। उसके बाद ये हमारी इकाई 2 थी, मतलब कि इसकी प्रस्तावना, ये थोड़ा पेज गलत लग गया है, शायद पहले आना चाहिए था। पुरातात्विक स्थल और साक्ष्य सर जॉन मार्सन और व्हीलर, इनके भी हमने अन्वेषण और उत्खनन के बारे में पढ़ा था। उसके बाद मानव निर्मित और इको फैक्ट्स के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, मानव निर्मित चीज़ें भी चीज़ें होती है जो मानव ने पहले बनाई थी। इको फैक्ट्स यानी कि जो चीज़ें हमें दबी हुई मिली थी, पर्यावरण के माध्यम से हमें मिली थी, वे सब चीज़ें। उसके बाद हमने पुरातात्विक स्थल कैसे बनते हैं और उनकी विधियाँ। पुरातात्विक स्थल दो तरीक़ों से बनते हैं, तो सांस्कृतिक, जो लोग पहले वहाँ पर कहीं रहते थे, जैसे वो घर झोपड़ी जहाँ पर रहते, क्या खाते थे क्या पीते थे वो। उसके बाद प्राकृतिक यानी कि कैसे प्रकृति वायु का यूज़ करते थे, उनको हमने पढ़ा था। उसके बाद पुरातात्विक अन्वेषण या सर्वेक्षण, जैसे कि ज़मीन के ऊपर ही मानचित्रों के माध्यम से या किसी माध्यम से उनकी खोज करना। पुरातात्विक अन्वेषण, पुरातात्विक खुदाई यानी कि खुदाई करके किसी चीज़ के बारे में पता लगाना, पुरातात्विक विधियाँ। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। उसके बाद पुरातात्विक जो अन्वेषण थे उनमें हमने
जैसे कि ऊपर ही खुदाई की जाती है, नीचे तो जाया नहीं जाता, उसमें हमने विजयनगर साम्राज्य, सांची का स्तूप, ये सब चीज़ें पढ़ी थी। आधुनिक तकनीकी कौन कौन सी है? GPR, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग राडार, यानी कि जो ग्राउंड के ऊपर ये मशीन चलती है उसको। ये 3 प्रकार की चीज़ें होती है वैज्ञानिक तकनीकी, जिनके द्वारा पुरातात्विक चीज़ों की खोज कर रहे थे। उसके बाद पुरातात्विक उत्खनन की अगर हम बात करें तो वी गॉर्डन स्लाइड का सिद्धांत 1929 में। संस्कृति की परिभाषा अवशेषों के आधार पर आधारित, जैसे कि बर्तन हो गए, औजार हो गए। और उसके बाद हड़प्पा चित्रित धूसर मृत भांड आदि। तो ये किसने बताई थी? ये इस वैज्ञानिक ने बताई थी 1929 में। क्षतिकरण का सिद्धांत जमाव की परतें, यानी कि मिट्टी की जो एक मिट्टी होती है उसके पास जमाव की परतें हो जाती है, वो क्षतिकरण का सिद्धांत है। अधिक्षण का नियम, जैसे कि नीचे की परत सबसे पुरानी है, फिर ऊपर की परत सबसे नहीं है, इसे कहते हैं क्षतिकरण का सिद्धांत। पुरातात्विक की खोज नई दिशा। पुरातात्विक उत्खनन की 2 मुख्य प्रणाली है। क्या है? पुरातात्विक उत्खनन की 2 मुख्य प्रणाली हैं। एक तो व्हीलेयर, यानी कि केनियर ग्रिड प्रणाली, इसके जिसको मतलब इसमें ना जो कालों कमर उसको रिकॉर्ड किया जाता था। ये सब एक हो जाएगा खुला हुआ, जैसे कि ऊपर खुला हुआ, एक तो होता था नीचे की चीज़ों को देखा जाता था, और दूसरा वाला होता था क्या? उसको खुले हुए तरीके से देखना। ये 2 सेशन थे, मैंने पढ़ाया नहीं था। एक था क्षितिज और एक था ऊर्ध्वाधर। ये 2 चीज़ें पढ़ाई थी ना, उनको ही कहा जाता है। ओके, वही 2 चीज़ें हैं, यानी कि एक तो ऊपर से लेके नीचे तक क्षितिज रूप में देखना और एक चौड़ाई के रूप में देखना, ऊर्ध्वाधर। शासक का विश्लेषण तिथि कैसे निर्धारण की जाती है, वो कैसे कैसे लोग थे, कैसे कैसे जले हुए कपड़े, भोजन, अस्थायी, सब के बारे में विश्लेषण करना। पर्यावरण और प्राचीन समाज। पर्यावरण पुरातत्व, यानी कि प्राग विश्लेषण, जलवायु विश्लेषण। प्राचीन समाज कैसा था, और जलमग्न पुरातत्व, ये 3 चीज़ें। शासक का विश्लेषण, तिथि निर्धारण की तकनीक, मृत भांडों का, पत्थर का, औजारों का, अस्थियों का, ये पहला तरीका था। क्या? जो शासक का विश्लेषण करते थे, मतलब शासक का विश्लेषण करके तिथि निर्धारण करने कौन कौन सी तकनीक थी? पहली थी शासक का वर्गीकरण, यानी कि जो मृत भांड होते हैं उनका अलग तरीके से किया जाएगा, जो अस्थियाँ होती है, जो पत्थर होते हैं, उनका अलग अलग तरीक़ों से किया जाएगा। ये सापेक्ष तिथि निर्धारण, यानी कि क्या नया है, क्या पुराना है, वृक्षवल्य, ये थे आ जाएंगे हमारे दूसरे वाले में। और एक आ जाएगा निरपेक्ष तिथि निर्धारण, यानी कि रेडियो कार्बन हो गया, AMS तकनीक हो गई। ठीक है, तो जो शासक का जो विश्लेषण है, जिसमें तिथि निर्धारण की तकनीकों को 3 पार्टों में बांटा गया था। शासक का वर्गीकरण, सापेक्ष तिथि, निरपेक्ष तिथि। उसके बाद पुरातत्व तिथि निर्धारण की जो विधियाँ थी, जैसे कि ट्रेयरिंग था। उसके बाद वल्य, ये मतलब कि इसमें वृक्ष वल्य किया जाता है, ये लगभग इतने साल पुराना है। रेडियो कार्बन हो गया, पोटेशियम आर्गन हो गया, इलेक्ट्रॉन स्पिन हो गया। ठीक है, ये कितने मतलब कि इन चीज़ों में कौन कौन सी सामग्री आती है और किस किस काल में आती है, ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। उत्पादन की प्रक्रिया अपरिवर्तित, जो परिवर्तित नहीं होती, और परिवर्तन श्रेणी, जो परिवर्तित हो जाती है। ये थी उत्पादन की 2 तकनीकें। उसके बाद आ जाएगा जातीय पुरातत्व बनाम प्रयोगात्मक पुरातत्व।
वर्तमान समुदायों का अध्ययन करना और फिर पीछे की चीज़ों के बारे में देखना कि क्या वर्तमान में जैसे हम चीज़ें कर रहे हैं वैसे पीछे भी होती होंगी। प्रयोगात्मक यानी कि प्राचीन प्रक्रिया का प्रयोग करना, औज़ारों का प्रयोग करना, इन चीज़ों का प्रयोग करके देखना ताकि पीछे की चीज़ों के बारे में पता लगाया जा सके। तो जो भी चीज़ें थी जो मैंने आपको उस पहले वाले पीडीएफ में पढ़ाई थी उसको भी डिटेल में मैंने पढ़ाया, उसको भी देख लेना। और ये भी मैंने डिटेल में कराया है थोड़ा, लेकिन इजी कॉन्सेप्ट और एआई फॉर्मेट में, ताकि आपको जल्दी इजीली समझ में आ जाए। ये थी मेरी फर्स्ट पार्ट की वीडियो। इसी के साथ मिलते हैं सेकंड पार्ट में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।